हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। अभी तक जितना भी वीडियो मैंने बनाया है सब इंग्लिश मीडियम के ऊपर था, जो भी अपना 12th इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई के ऊपर था। लेकिन आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हिंदी मीडियम के ऊपर है। मतलब 12th हिंदी मीडियम का वीडियो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन आ रहा था, कॉल आ रहा था। उनकी डिमांड के कारण मैं हिंदी मीडियम का वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। एक प्रयास है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक अच्छा हो सके। उनके लिए मैं एक अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th के टॉपिक स्थिर विद्युत से। चलिए, हमारा फर्स्ट यूनिट है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में दो चैप्टर्स हैं। पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो इस तरीके से देखा जाए तो कितने चैप्टर हुए? दो चैप्टर हुए। तो अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो पहला चीज़ अपने को समझना है वो है विद्युत। सबसे पहले विद्युत क्या होती है? विद्युत क्या होता है? जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत भौतिक की एक ऐसी शाखा होती है जहां आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जहाँ पे आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है इस विद्युत। इतना क्लियर हो गया। अब विद्युत दो तरीके का होता है। पहला होता है स्थिर विद्युत और दूसरा होता है धारा विद्युत। कौन कौन सा बताया मैंने? स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। अब इसमें देखिए, स्थिर विद्युत जो है हमारा पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, जिसके अंतर्गत दो चैप्टर आते हैं। और उसके बाद जो दूसरा यूनिट हमारा वो कौन सा है? धारा विद्युत है। तो वहाँ पे धारा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्थिर विद्युत क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। स्थिर विद्युत क्या होता है? भौतिक की एक ऐसी शाखा जहाँ पे आवेश स्थिर होता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जहाँ पे आवेश क्या होता है? स्थिर होता है, उसके बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसको बोला जाता है स्थिर विद्युत। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब धारा विद्युत की बात करते हैं। धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो जहाँ पे आवेश क्या होता है? गतिशील होता है। आवेश क्या होता है? गति में होता है। तो जहाँ पे आवेश गति करता है, अगर उसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है धारा विद्युत। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो विद्युत भौतिक की एक ऐसी शाखा होती है जहाँ पे आवेश के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? स्थिर विद्युत जहाँ पे स्थिर आवेशों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। दूसरा धारा विद्युत जहाँ पे गतिशील आवेशों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। तो इस चैप्टर में बेसिकली अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? सिद्धू में स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। और उसका जो पहला चैप्टर वो कौन सा है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश। आवेश क्या होता है? सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। तो किसी भी वस्तु में शेयरिंग के कारण, किसी भी वस्तु में शेयरिंग के कारण इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा? तो इससे समझ में आएगा कि आवेश क्या होता है। समझ में आ गया? तो किसी वस्तु में जो भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं या चार्ज बोलते हैं। मतलब वो वस्तु में आवेश है कि नहीं है वो कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण, मतलब असंतुलित इलेक्ट्रॉन के कारण। असंतुलित इलेक्ट्रॉन के कारण ही पता चलता है कि वह आवेशित है कि नहीं है। अगर आवेशित है तो कौन सा आवेश है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? वो कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण। तो समझ में आ गया? तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी जो होती है वो कहलाती है क्या? आवेश कहलाती है। तो आवेश दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। और दूसरा होता है धनात्मक आवेश। पहला होता है ऋणात्मक आवेश, दूसरा होता है धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। जहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। समझ में आ गया? तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है, वहाँ पे कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वहाँ पे कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। तो समझ में आ गया? तो आवेश क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी जिस स्थान पे होती है, जिस वस्तु पे होती है, उस वस्तु को अपन क्या बोलेंगे? आवेशित वस्तु बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया? आवेश दो तरीके का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ पे कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ पे कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। इतना क्लियर हुआ?
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इसमें सबसे पहले आवेशन की विधि कौन कौन सी होती है, आवेश उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधि होती है। तो पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब एक वस्तु को अपन दूसरे वस्तु से सब क्या करते हैं, रब करते हैं, घर्षण करते हैं। तो घर्षण के कारण क्या होता है, मान लो इसका कार्यफलन कम है, इसका क्या है ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर कहाँ चले जाता है, यहाँ चले जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल के गया, मतलब इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कौन सा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन गया मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसमें अधिक हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। समझ में आ गया। तो घर्षण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। इतना क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। इतना क्लियर है। अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, तो चालन में क्या होता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के क्या करते हैं, संपर्क में लेके आते हैं। तो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लेके आएंगे, तो इसमें भी अगर धनात्मक आवेश है तो प्रतिकर्षण के कारण इसमें भी क्या होता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के क्या है, पास लेके जाते हैं, संपर्क में नहीं लाना है अपने को, क्या लेके जाना है, पास में लेके जाना है। तो पास में जब लेके जाना है, मान लो इसमें धनात्मक आवेश है, तो इसकी अलग अलग विधियाँ हैं। और इसमें मान लो एक वस्तु है, इसके पास लेके जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक छोर पे ऋणात्मक आवेश आ जाता है और दूसरे छोर पे क्या आता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। तो इस विधि को क्या विधि कहते हैं, अपन प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसमें आवेशन कैसा होता है, ध्यान से देखिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं अपन, इसका जो सेकंड पॉइंट है उसको ग्राउंड से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। तो जब इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ का आवेश कहाँ चले जाएगा, अर्थ पे चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऋणात्मक आवेश। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, अर्थ से जो कनेक्ट किया उसको हटा देते हैं। तो हटाने के बाद क्या होगा, हटाने के बाद यहाँ पे ये तो चला गया, हट जाएगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश क्या होगा, आकर्षण के कारण यहाँ बंधे होंगे। और अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस वस्तु को मैं क्या करता हूँ, जो आवेशित वस्तु है उसको इससे दूर ले जाता हूँ। इस आवेशित वस्तु को इससे क्या होता है, दूर लेके जाऊँगा। तो जब दूर लेके जाऊँगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षण के कारण बंधे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मैं दूर लेके जाऊँगा तो इलेक्ट्रॉन पूरा क्या होगा, इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें इक्वली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें इक्वली डिवाइड होगा मतलब इसमें कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। तो धनात्मक के कारण अब हमने कौन सा आवेश उत्पन्न कर लिया, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न कर लिया। ठीक है। तो इस विधि को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो घर्षण में क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के एक वस्तु दूसरे वस्तु में चले जाता है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो धनात्मक हो जाएगा, जिसमें जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चालन में क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में लेके आते हैं, तो प्रतिकर्षण के कारण दोनों में क्या होता है, दूसरे वाले में समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। और प्रेरण में क्या होता है, अगर धनात्मक दे रहे हो तो दूसरे वाले में क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, है ना। लेकिन इसमें संपर्क में नहीं लाना है, इसमें क्या करना है, उसके पास लेके जाना है। इतना क्लियर हुआ। तो ये 3 विधियाँ होती है आवेश उत्पन्न करने की। चलिए अब देखते हैं आवेशों के गुणधर्म के बारे में। आवेशों के गुणधर्म में पहला है आवेशों का संरक्षण। आवेश हमेशा संरक्षित होती है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमेशा क्या होती है, संरक्षित होती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यूरेनियम का 92 238 जब इसका विखंडन होता है तो ये थोरियम में कन्वर्ट होता है। 90 234 प्लस 2He4 प्लस Q ऊर्जा, यहाँ से बहुत सारी क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। समझ में आ गया। तो देखिए इसमें यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 92 है। यहाँ कितना है, 90 + 2 कितना हो गया, 92। इसका मतलब 92 इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश कितना होगा, Q = N से 92E हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 92E हो जाएगा। इसका मतलब आवेश क्या है, संरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं आवेशों की योज्यता। तो हमेशा जो आवेश होती है वो कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु है, इस वस्तु पे बहुत सारे चार्ज है। जैसे मान लो +2 कूलम, +3 कूलम, -1 कूलम, +4 कूलम एंड -3 कूलम। इस तरीके से बहुत सारे इसमें आवेश। अब इसमें कौन सा आवेश होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, वो कौन बताएगा, आवेशों की योज्यता। तो इसका जो बीजगणितीय होगा योग होगा कुल आवेश का, वो कितना हो जाएगा, +2 +3 ये वाली, फिर +-1, फिर +4, फिर +-3। तो इस तरीके से इनका बीजगणितीय योग कितना हो गया, देखिए यहाँ से 2 और 3 5, 5 और 4 9, और ये -1 और -3 -4। तो कितना आ गया इसमें, 9 - 5
सॉरी 9 माइनस 4 5 कूलम। तो यहाँ पे कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा। कितने अमाउंट का होगा, 5 कूलम का होगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये होती है आवेशों की योज्यता। हमेशा कुल आवेश जो होता है वो बीजगणितीय योग के सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगली गुणधर्म है, देखिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब अगर प्लस प्लस है और क्या क्या है, माइनस माइनस है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। अगर एक धनात्मक है दूसरा क्या है, ऋणात्मक है, विपरीत आवेश, तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, गति करेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो ये तीसरा गुणधर्म। चौथा है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, जो आवेश होता है हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप में मतलब ई का पूर्ण गुणज होता है, ये बोल सकते हैं। ई का क्या होता है, हमेशा पूर्ण गुणज, मतलब प्लस माइनस एन के रूप में होता है। ये कहलाता है आवेशों का क्वांटीकरण। इसको अभी मैं डिटेल टॉपिक बना के पढ़ाऊंगा आपको, कि एक पर्टिकुलर टॉपिक बना के, मतलब जो आवेश होता है वो क्या होता है, हमेशा ई का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यहाँ का जो एन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरीके से, मतलब 1e 2e 3 4e। तो ये कहलाता है आवेशों का क्वांटीकरण। समझ में आ गया। तो इसको रिपीट करते हैं। आवेश क्या होती है, हमेशा संरक्षित होती है। इतना क्लियर हो गया। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ना ही क्या होता है, नष्ट किया जा सकता है। आगे आवेशों की योज्यता। आवेश को हमेशा कुल आवेश निकालना, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, उसका बीजगणितीय योग निकालना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। या विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। इतना क्लियर। आवेश हमेशा क्या होती है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। इतना क्लियर हो गया। तो ये 3-4 प्रकार के क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। किसके, आवेशों के, जो आपको पढ़ना है। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स में। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। मतलब जो किसी पदार्थ पर आवेश होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। मतलब n टाइम्स होती है, प्लस माइनस n टाइम्स होती है। तो यहाँ पे जो E होता है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। E क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, या कूलाम होता है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। और यहाँ पे जो n होता है वो होता है 1 2 3 4 सो ऑन, मतलब 1e 2e 3। मतलब यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1e 2e 3e 4e 9e 10e, इस तरीके से होती है। तो इसलिए आवेशों क्वांटीकरण क्या बोलता है, जो कुल किसी पदार्थ पर जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। इतना समझ में आ गया। तो ये कहलाता है आवेशों का क्वांटीकरण, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे टॉपिक्स में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आवेशों का विवरण देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर ना। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है सेम होता है, यहाँ पे ऋणात्मक होता है, यहाँ प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब वहाँ पे कोई आवेश नहीं होगा, जीरो होगा। कोई नाभिक पर जो आवेश होता है Q = +Z ही होता है। जैसे Q = क्या होता है, N ही होता है, पढ़े हैं ना अपन। तो यहाँ पे Q = जो N हो जाएगा वो Z हो जाएगा। Z क्या है, Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। समझ में आ गया। Z क्या होता है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है। Z क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखा जाए, तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखा जाए, जैसे मान लो 2He4 का एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आवेश कितना हो जाएगा, Q = ZE से 2Z की वैल्यू कितनी, यहाँ परमाणु क्रमांक 2 है, तो 2 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये हीलियम जो है, हीलियम पे कितना आवेश होगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है या जो नाभिक होता है उस पर कितना आवेश होता है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला है। तो हमेशा कोई भी, जैसे सोडियम का पूछेगा तो 11 ही, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। तो वहाँ से निकाल सकते हैं Q = 11 ए। मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 12 हो जाएगा। यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, तो ये हो जाएगा 12 लिथियम का 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं किसी भी नाभिक का आवेश। तो आपको याद रखना है Q = Z ही याद रखना है, और Z जो होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। आगे अल्फा कण पर आवेश, तो अभी मैंने निकाला अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो 2E
है ना। जेड ई मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2e, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आपको याद रखना कई न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होता है। इतना क्लियर हुआ। आवेशों की इकाई के बारे में बात करते हैं, मात्रक या यूनिट के बारे में बात करते हैं। आवेशों की ऐसा इकाई होती है कूलाम होती है, जिसको सी से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। सीजीएस इकाई जो होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, वो होती है स्टेट कूलाम होती है, या इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन अपन बोल सकते हैं। और कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या संबंध होता है, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। इतना क्लियर हुआ। तो आवेश की अन्य इकाई की बात करते हैं जो फैराडे है, और एक फैराडे का जो मान होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखो, ये फैराडे एक अपने को इकाई मिल गया, नई इकाई, और दूसरी इकाई कौन सी मिल गई, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम होता है। किसका, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखेंगे। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। देख लीजिए फैराडे किसके बराबर है, 96,500 कूलम के बराबर है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। इतना क्लियर है। आवेशी की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो पता लगाता है कि आवेश है कि नहीं है। इतना क्लियर हुआ। चलिए एक दो बेसिक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब इससे पहला न्यूमेरिकल है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब Q का मान दिया हुआ है 1 कूलम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अपने को गणना करा। तो Q का फार्मूला होता है Ne, और N हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। समझ में आ गया। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 7n14 मतलब नाइट्रोजन नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। तो नाइट्रोजन नाभिक पे कितने कूलम आवेश होगा ये अपने को निकाला है। तो Q का फार्मूला होता है क्या, नाभिक के लिए प्लस Z ही होता है ना भाई। कहाँ से आया, तो Q इज इक्वल टू कहाँ से आया, Ne से। कहाँ से आया, Q इज इक्वल टू Ne से। तो यहाँ पे देखिए Z की वैल्यू कितनी होती है कि Z मतलब यहाँ पे देखते हैं Z बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसका जो परमाणु क्रमांक को कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू जाएगा 7E, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश। इतना क्लियर है, समझ में आया इतना। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर -80 माइक्रो कूलम आवेश है जिस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मतलब Q का मान अपने को दिया हुआ है कितना, -80 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, सॉल्व करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, धनात्मक निकलेगी है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अरे इसमें माइक्रो लगा हुआ है, तो माइक्रो का मीनिंग होता है 10 की पावर -6। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1 मिली कूलम बोल दिया तो 1 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम बोल दिया तो 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही बोल सकता है 1 नैनो कूलम भी बोल सकता है। तो नैनो कूलम के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -9 कूलम हो जाएगा। वैसे ही 1 पीको कूलम, तो ये जनरली यूज़ होते हैं सब है ना। तो पीको कूलम के लिए 1 इंटू 10 की पावर -12 कूलम होता है। तो ये याद रखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में ये सब यूज़ होते हैं, आगे चल के यूज़ होंगे भी। माइक्रो ज़्यादातर यूज़ होता है ना, इसको ध्यान रखेंगे आप। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कूलम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम दिया, तो 80 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, मतलब n का मान निकालना है। तो Q और n का संबंध कहाँ से निकलेगा, आवेशों के क्वांटीकरण से। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या बोलता है, Q बराबर होता है क्या, Ne होता है। तो यहाँ से अपने को n निकालना है, तो ये हो जाएगा Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू दी हुई है 80 इंटू 10 की पावर -6 दी हुई है, अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 800/16 है ना, इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर -6 प्लस 19। इतना क्लियर हुआ। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 50 इंटू 10 की पावर प्लस 13। और जैसा ऑप्शन में दिया उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो एक ज़ीरो निकाल के यहाँ लगा देते हैं, 10 की पावर क्या हो जाएगी +14 हो जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे -80 माइक्रोकूलम्स में, 5 इंटू 10 की पावर +14। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक तार में 1.6 गुणित 10 की घात -7 एम्पियर, मतलब आई का मान दिया है 1.6 गुणित 10 की घात -7 एम्पियर की धारा 10 की घात -3 सेकेंड तक क्या होती है, प्रवाहित होती है, समय का मान। तो तार के परिचय से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, n का मान निकालना है। ठीक है, फिर से 10वीं क्लास का है ना, तो n बराबर क्या होता है, Q/E। कहाँ से आया, Q बराबर होता है NE से, है ना, आवेशों के क्वांटीकरण से n बराबर होता है Q/E। अब 10th क्लास पे चलते हैं। 10th क्लास बोलता है कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो यहाँ से Q निकल जाएगा I/T। ठीक है, अब Q की वैल्यू पुट करते हैं, I/T/E। I का मान कितना दिया है, 1.6 × 10⁻⁻7, और T क्या है, समय है, समय दिया है 10⁻⁻3, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, -19 ऊपर जाके हो जाएगा +19, और ये 7 और 3 हो जाएगा 10, है ना, -10 और +19, तो क्या हो जाएगा 10⁻9। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, n = 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक से 150 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब I का मान दिया गया है 150 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर। इससे 20 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब T बराबर दिया है, समय दिया है कितना, 20 सेकंड दिया हुआ है। तो 20 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे अपने को बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है, Q = क्या होता है, N होता है। अब N निकालना है, तो N की वैल्यू हो जाएगी Q/E हो जाएगी। बट मेरे को यहाँ पे Q की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप 10th क्लास याद करिए, आप पढ़े हो, आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब समय, क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो यहाँ से Q का सूत्र आ गया, I/T। I क्या है, धारा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन I/T/E। इतना क्लियर हुआ। अब I का मान कितना दिया है, 150 × 10⁻⁻3, समय दिया हुआ है 20 सेकेंड, और E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.875 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इतना क्लियर है। उम्मीद है आप लोग को आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक प्रयास है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ताकि उनका फिजिक्स बहुत अच्छे से हो सके, बहुत इजी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे, कूलाम के नियम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।